Hello everyone, so hello students. So I am Nandini ma'am. Today I am discussing the chemotherapy part 3. Students, आजकल हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं कीमोथेरेपी, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने काफ़ी सारे अपने व्यूज़ जो हैं वो कवर कर लिए हैं एंड कुछ रिमेनिंग जो हैं जो अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. कीमोथेरेपी, सो हमने देखा ही है कि कीमोथेरेपी क्या थी और उसका क्लासिफिकेशन क्या था. वन बाय वन हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जिन्होंने देखा है तो वो देख लें कि जो कीमोथेरेपी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, कीमो एंड थेरेपी. कीमो का मतलब होता है केमिकल एंड थेरेपी का मतलब वो सिस्टम, वो तरीका जिसके द्वारा आप अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट कर रहे हैं. तो मतलब विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल यू कैन ट्रीट द डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड इज कीमोथेरेपी. ऐसी थेरेपी जिसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए. यूज़ ऑफ द ड्रग केमिकल एंटाइटी सब्सटेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्टिवली टॉक्सिसिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगाई एंड हेलमेंटिक इज कॉल्ड अ कीमोथेरेपी. मतलब कि वो सब्सटेंस, जो वो केमिकल सब्सटेंस या वो ड्रग जो कि हम लेते हैं अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, और वो ड्रग्स अपना टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करती हैं किसके अगेंस्ट, जो भी हमें इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो वायरस इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोआ हो, फंगी हो, एनमेंटिक हो या किसी भी तरीके का, उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. सो स्टूडेंट्स, हमने इसके क्लासिफिकेशन में भी वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस की थी और आज हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करते हैं ड्रग की टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कि जो भी हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग दे रहे थे वो हमारी बॉडी में अगर रेजिस्टिविटी कॉज कर लेती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है. तो अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ एंटी माइक्रोबियल इज अ सिमिलर टू द फिनोमिना ऑफ अ ड्रग टॉलरेंस. मतलब कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो हमारी अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एंटी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, और जिसका फिनोमिना बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे ड्रग टॉलरेंस की तरीके. अब ये हमारी बॉडी में अगर रजिस्टिविटी डेवलप कर लेती हैं तो दो तरीके से इनका एक्शन, एक हमारा नेचुरल रेजिस्टेंस हो जाता है, एक हमारा हो जाता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. नेचुरल रेजिस्टेंस में क्या होता है, सम ऑफ द माइक्रोब्स हैव द रजिस्टर्ड टू द सर्टेन एंटी माइक्रोबियल्स. ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हो जाते हैं जो कि रजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को यूज़ कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारा ग्राम निगेटिव बैसिली नॉट इफेक्टेड बाय द पेनिसिलिन. जब हमारी बॉडी में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण अगर कोई डिजीज़ हुई है और हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया जो है पेनिसिलिन जी की ड्रग से अपने आप को रजिस्ट कर लेता है कि उस पर उसका फिर उतना इफेक्ट नहीं शो होता है, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है. एंड ट्यूबरकुलोसिस इज इनसेंसिटिव ऑफ द टेट्रासाइक्लिन. अगर हम अपनी ड्रग टेट्रासाइक्लिन को ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम बाद वो भी अपनी बॉडी में टेट्रासाइक्लिन, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है वो अपनी बॉडी में टेट्रासाइक्लिन ड्रग की एक रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेता है. ये हुआ नेचुरल रेजिस्टेंस. अगर अब हम बात करें कि एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो डेवलप ऑफ अ रेजिस्टेंस बाय एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज़ द सेंसिटिव बिफोर ड्यू टू यूज़ ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. अब एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं विच ऑफ द सेंसिटिव बिफोर, जब वो उसकी सेंसिटिविटी के पहले ही, और ड्यू टू द यूज़ ऑफ द, जब हम अपनी एंटी माइक्रोबियल्स जो ड्रग हैं उसका लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, तब जो है हमारे अंदर की जो हमारी इन्फेक्शियस सेल है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, वायरस सेल है, या कोई भी ऐसी सेल है जिसके कारण हमें डिजीज़ कॉज हो रही है, वो हमारी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ड्रग को यूज़ करने पे वो जो हमारी इन्फेक्टेड सेल है वो रजिस्टिविटी डेवलप कर लेती है, या वो बैक्टीरियाज जो हैं वो रजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल में हमारे स्टेफेलोकोकाई ट्यूबर
ट्यूबर बैसिली डेवलप द रेजिस्टेंस टू द पेनिसिलिन। जो हमारा स्टेफिलोकोकाई डिजीज़ है या ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग है, तो उसके जो बैक्टीरियाज हैं रिस्पॉन्सिबल हैं ट्यूबरकुलोसिस एंड स्टेफिलोकोकाई के, वो हमारी पेनिसिलिन ड्रग के प्रति जो है वो रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में डेवलप कर लेते हैं। एंड गोनोकोकाई क्विकली डेवलप द रेजिस्टेंट टू द सल्फोनामाइड्स। जो हमारे गोनोकोकाई है जो कि एक जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट है। अगर हम गोनोकोकाई के इन्फेक्शन की कंडीशन में सल्फोनामाइड्स की ड्रग लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी मतलब क्विकली अपनी रेजिस्टिविटी को हमारी बॉडी में डेवलपमेंट कर लेगा। अब हम देखते हैं ड्रग टॉलरेंट क्या होता है। लॉस ऑफ एफिनिटी टू द टारगेट एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये क्या करते हैं, अपनी एफिनिटी को लॉस कर देते हैं। जो भी हमारे टारगेट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये उसकी एफिनिटी को ही लॉस कर देते हैं कि जो हमारी ड्रग की एफिनिटी है वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, फिर वो टॉलरेंसिटी को मतलब कि उसकी एफिनिटी को लॉस कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हमारे होते हैं, जिससे एग्जांपल में हमारा है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस टू द न्यूमोकोकल स्ट्रेन। जो हमारी पेनिसिलिन है अगर हमें न्यूमोकोकल डिजीज़ है जिसके लिए न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है वो रेजिस्टिविटी डेवलप कर देगा या टॉलरेंस कॉज कर देगा, जिसे अल्टरनेशन ऑफ द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी कि उसके जो प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है या उसके फिनोमिना को ही एकदम से चेंज कर देगा। जैसे ड्रग और आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारा ड्रग टारगेट साइट है अब वो एकदम सही है। जब हम नॉर्मली बैक्टीरिया जब हम जो हमारा बैक्टीरिया है वो नॉर्मल वे में है और हमने अपनी ड्रग बाहर से ली तो वो उसी शेप में जा कर के इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा और ड्रग हमारी आसानी से अपना एक्शन जो है ड्रग हमारी आसानी से शो करेगी। और लेकिन जब इसमें टॉलरेंसिटी डेवलप हो जाएगी तो वो उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देगा, मतलब जो प्रोटीन के बाइंडिंग साइट है उसे ही चेंज कर देगा। चेंज इन अ प्रोटीन कॉन्फ़िगरेशन, लॉस ऑफ द एफिनिटी। अब जब हमारी प्रोटीन की बाइंडिंग साइट चेंज हो जाएगी, ड्रग हमारी बाइंड अप भी नहीं हो पाएगी, जैसा कि आप सेकंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं सेकंड वाले डायग्राम में, तो वो ड्रग अपना एक्शन शो नहीं कर सकती है। इसे ही हम बोल देते हैं ड्रग टॉलरेंस, यानी कि प्रोटीन की बाइंडिंग साइट ही चेंज हो जाएगी तो वो अपना एक्शन नहीं देगी। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, यानी कि अगर हम अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग की थेरेपी ले रहे हैं डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसको लेते समय हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, या भी जो भी ड्रग हम ले रहे हैं उनकी चॉइस किस बिहाफ पे करना चाहिए। प्रेगनेंसी की कंडीशन है अगर और हमें कोई डिजीज़ है और हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेनी है तो क्या कंडीशन होती है। ऑल एंटी माइक्रोबियल ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन अ प्रेगनेंसी कंडीशन, कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग हमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, फुली तरीके से उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मैनी सिफेलोस्पोरिन्स एंड इज़ैथ्रोमाइसिन आर अ सेफ व्हाइल अ सेफ्टी डेटा ऑन अ मोस्ट अदर इज़ नॉट अवेलेबल। कई सारी कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि जो हमारी सिफेलोस्पोरिन्स एंड इज़ैथ्रोमाइसिन्स होती हैं वो हमारी सेफ़ होती हैं, मगर इसका कोई भी सेफली डेटा जो है वो अभी इतना अवेलेबल नहीं है। बस ये कुछ कंडीशंस में जो है वो सेफ है अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है उस दौरान। अब हमारे बहुत सारे ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या एक्शन दे रही है नहीं पता है, तो हमें जेनेटिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए अपनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग को चूज़ करना चाहिए, जैसे प्राइमाक्विन, सल्फोनाक्विन एंड फ्लोरोक्विनोनोल्स लाइक अ प्रोड्यूस अ हीमोलिसिस। जो हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग जब हम अपनी प्राइमाक्विन, सल्फोनामाइड्स, ऐसा देखा गया है कि ये अगर कोई भी जेनेटिक फैक्टर है किसी के अंदर तो ये हमारी पेशेंट में जाकर हीमोलिसिस की कंडीशन को कॉज कर सकती हैं, तो हमें जेनेटिक फैक्टर्स को भी याद में रखना चाहिए। एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, क्लोरामफेनिकोल प्रोड्यूस द ग्रे बेबी सिंड्रोम इन अ न्यूली बॉर्न बेबी।
कि अगर हम अपनी क्लोरामफेनिकोल ड्रग ले रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि पेशेंट की एज पे ये ड्रग जो है वो काफ़ी अपना इफ़ेक्टिव जो है इफ़ेक्टिव तो होती ही है, मतलब अपने साइड इफ़ेक्ट शो करती है। अगर हम अपनी क्लोरामफेनिकोल ड्रग को किसी एडल्ट पेशेंट में देंगे तो वो उतना टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं शो करेगी, मगर अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, अगर उसको क्लोरामफेनिकोल दी गई तो वो ग्रे बेबी सिंड्रोम के सिम्टम्स जो है वो उसमें देखने को मिल सकते हैं। और टेट्रासाइक्लिन डिपॉजिट इन अ टीथ एंड बोन बिलो टू द एज ऑफ द 6 ईयर। जो हमारी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 6 साल है या उससे कम है, तो उनके टीथ एंड बोन में जा करके ये डिपॉजिट हो जाते हैं और अपना साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। रीनल एंड हिपैटिक फंक्शन, रीनल एंड टॉक्सिक, रीनल में हो सकता है कोई सी तरीके की टॉक्सिसिटी हो जाए, हिपैटिक फंक्शन पे किसी तरीके की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो इन चीज़ों को भी हमें याद में रहना चाहिए, जिससे हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड वेनकोमाइसिन रीनल फेल्योर एंड इरेथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन लीवर फेल्योर, यानी कि हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड वेनकोमाइसिन कुछ पेशेंट में देखा गया है कि रीनल फेल्योर की कंडीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जो इरेथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन है उससे लीवर फेल्योर हो सकता है। ड्रग, बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो एलर्जी कॉज कर देती हैं पेशेंट में, तो ड्रग एलर्जी हिस्ट्री ऑफ द नोन ऑफ द अमाइनो एंटी माइक्रोबियल्स एलर्जी शुड बी ऑब्टेन। ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट में ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज़ करने पे पेशेंट में एलर्जी भी कॉज हो सकती है। एंड जो हमारे सिफिलिस के पेशेंट हैं उनमें पेनिसिलिन को यूज़ करने से हमें एलर्जी देखने को मिली है। ड्रग चॉइस इज अ टेट्रासाइक्लिन फ्लोरोक्विनोनोल्स कॉज द एराइथ्रीमिया इनटू द मल्टीफॉर्म एंड इम्पेयर द होस्ट डिफेंस। फेल्योर ऑफ द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। अब ये तो हमने देख लिया कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या थी, उनका क्या क्लासिफिकेशन था, और वेरियस टाइप ऑफ ऐसे रीजंस थे जिन्हें हमने उनके हिसाब से क्लासीफाई किया था, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, उनके टाइप ऑफ एक्शन के तरीके, फिर उनकी रजिस्टिविटी, टॉलरेंस, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ा। और कहीं ना कहीं इनका साइड इफ़ेक्ट एंड हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती। अब इसके बाद भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को फेल होते भी देखा गया है, मतलब कि कुछ ऐसे रीजंस हैं या डिजीज़ है जिसमें हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग उतना अच्छा अपना रिस्पॉन्स नहीं शो कर पा रही है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनमें हमारी फेल्योरिंग कंडीशन है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की। तो इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल डोज, रूट ऑफ द ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट, कि जब हमने कोई भी, जैसे अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ना चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, अगर हमने ड्रग को देते समय पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपर एनालाइज नहीं किया है और उसमें जो भी सिम्टम्स देखने चाहिए थे नहीं देखे थे, और उस दौरान अगर हमारी ड्रग का सिलेक्शन जो है वो इम्प्रॉपर, मतलब गलत तरीके से हो गया, या फिर हमने सारे फैक्टर्स को जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग को देते समय, अगर हमने अच्छे से विजुलाइज नहीं किया है, एनालाइज नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है वो हमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाएगी, जिसका जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। एंड किस रूट से ले रहे हैं ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जा करके अपना साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट शो करती हैं। तो हम कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रीटमेंट बिगिन टू लेट, अब आपने किसी भी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया है या फिर लेट कर दिया है, इस कंडीशन में भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पुअर होस्ट डिफरेंस and failure to take the necessary adjuvant measures, poor host different and trying to treat the untreatable viral infection, या फिर कोई ऐसा अनट्रीटेबल अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसमें हम अपनी ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंस टू द डॉर्मेट एंड ऑल्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ द लार्जर गिव रिस्क ऑफ द रिप्लेस। सो इस बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो कि अभी हमने देखे जिसके कारण हमारी एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन्स जो है वो कुछ कंडीशंस में हमें उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं या उनके फेल्योर की कंडीशन को कह सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा कीमोथेरेपी पार्ट 3। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल एंड थैंक यू।